हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएन में। हमने स्टार्ट की है बायोलॉजी की सीरीज। इसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर दैट इज प्लांट वाटर रिलेशन। इसमें हमने इनिशियल वाला फेज कंप्लीट कर लिया है। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन से स्टार्ट करके हम आगे के और बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो फिर डिफ्यूजन क्या होता है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिफ्यूजन की कंसेप्ट दिखाई थी कि डिफ्यूजन का मतलब अगर आपको कहीं पे भी डिफ्यूजन पूछा तो बस आपको एक चीज याद रखनी है कि आपके घर की पानी की टंकी ऊपर से नीचे आता है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब कोई फ्लूइड लिक्विड पास हो रहा है, मूव हो रहा है, इसी को डिफ्यूजन कहने वाले हैं। सेम यहाँ पे भी वही है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफ्यूजन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सोल्यूट लिक्विड मॉलिक्यूल, कोई भी चीज का ट्रांसफर फ्रॉम कहां से कहां तक। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कहां से कहां होने वाला है बच्चों? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, मतलब जहां से हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से निकलकर जहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे जाने वाला है। इसी प्रोसीजर को डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन में एक टाइप आपको और दिया गया है जिसे कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, जब भी फैसिलिटेटेड वर्ड आता है इसका मतलब होता है कि कोई एक थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होने वाली है जो हेल्प करने वाली है किसी एक प्रोसेस में। फैसिलिटेटेड का मतलब कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करना। जैसे आपको घर से स्कूल कॉलेज जाने के लिए एक फैसिलिटी की जरूरत होती है, जो में भी हो सकती है बस, साइकिल, टू व्हीलर, स्कूटी, एनीथिंग। उसी तरह से जब सेल के अंदर किसी मॉलिक्यूल को जाना होता है तो वो डायरेक्टली नहीं जा पाता, उसे भी कोई बस, ट्रेन, कार की जरूरत होती है और ये एक कैरियर वहां पे ये रोल प्ले करता है। और ये जो कैरियर होता है ये प्रोटीन से बना होता है। जब भी किसी सेल के अंदर किसी मॉलिक्यूल को जाना है वो डायरेक्टली नहीं जा सकता, यहाँ पे उसका एक दरवाजा, एक डोर बना होता है और इसी को कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी किसी एक अनदर मॉलिक्यूल के हेल्प से कोई एक मॉलिक्यूल सेल के इनसाइड जा रहा है, यही है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चलिए चल के देखते हैं। ओके, आपको डायग्राम आपके बुक में मिल जाएंगी। क्या है भाई ये डायग्राम? बच्चों ये वही डायग्राम है जो दिखाती है कि डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, ये एक पोर है और यहां से स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इनसाइड आने वाले हैं। ये डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनटू द प्लांट सेल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर करता है। उसे ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे एक डोर लगा है, एक चैनल लगा हुआ है। वाटर के मॉलिक्यूल जो आउटसाइड ऑफ द सेल है यहाँ से चलते हुए जाने वाले इस दरवाजे से वो एंटर होकर सेल के इनसाइड जाने वाले हैं। ये है डिफ्यूजन। चलो, ये एक हमारा कल हो चुका था कंसेप्ट ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में। हमने इसका एक ओवरव्यू ले लिया है। अभी बच्चों यहाँ पे आपको डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने वाली चीज, बस इतना ही एक टर्म अच्छे से याद रखना है और इसमें कुछ है भी नहीं। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वाला, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, अभी ऑस्मोसिस हमने इंट्रोडक्शन देखा था इसका लास्ट वाले लेक्चर में। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों? इसका रिवर्स है। जो हमने लास्ट वाला देखा इसका रिवर्स है ऑस्मोसिस। वहां पे हाई से लो जा रहा था, यहाँ पे लो से हाई जाने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑस्मोसिस वाली जो प्रोसीजर होती है इसमें एक मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काफी इंपॉर्टेंट है पूरे ऑस्मोसिस के प्रोसीजर में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, अभी हमें यहाँ पे स्टडी करना है कॉन्सेंट्रेशन का। आपको यहाँ पे छोटे छोटे वाले जो सर्कल नजर आ रहे हैं ना बच्चों, ये आपको कॉन्सेंट्रेशन दिखाने वाले, ठीक है। कहाँ पे छोटे वाले सर्कल ज्यादा है? इस वाले साइड में, ठीक है। इस वाले साइड में छोटे वाले सर्कल ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इस रीजन का ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है। इस वाले रीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ज्यादा वाला। इधर क्या हो गया? लो। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होने वाली है। तो कैसे होने वाली है वो? ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसके बीच में से ये जो मॉलिक्यूल्स है हमारे सोल्यूट के, ये इधर आने वाले हैं, लो से हाई की तरफ बढ़ने वाले हैं। सिंपल यही प्रोसीजर होता है ऑस्मोसिस का, ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसे भूलना नहीं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, ये वाला है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करता है कि हाँ भाई चल तू इधर से निकल ले, अदरवाइज वो सभी को अलाउ नहीं करता, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलो, ये है हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसीजर जिसमें होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर बढ़ा जाना अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है ऑस्मोसिस, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अभी ये सब भी हमने देख लिया था कि ऑस्मोसिस में जो सॉल्यूशंस होते हैं
ये कौन कौन से हैं? सो ये सॉल्यूशंस होते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में देखना तो लास्ट वाला वीडियो देख लो बच्चों, इसमें सब कुछ हमने अच्छे से रिवाइज करने के लिए बस एक स्लाइड इसमें ऐड की है मैंने। सो हाइपो का मतलब होता है कम, अगर किसी और से इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है देन हाइपोटोनिक। अगर हाइपोटोनिक है इसका मतलब इसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। आइसोटोनिक मतलब अगर दोनों सोल्यूशन में सेम नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या फिर सेम नंबर ऑफ सोल्यूट है, इसे आइसोटोनिक कहने वाले हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस, ऑस्मोसिस में और दो टाइप देखे थे हमने, एक्सो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस। तो देखो बच्चों, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट यानी बाहर निकलना। अगर किसी सेल में से अगर किसी सेल के अंदर वाला लिक्विड को बाहर किया यानी एग्जिट कर दिया, सेल के अंदर का सब मटेरियल बाहर ले लिया, चूस लिया है सेल को, तो सेल यहाँ पे दुबली पतली सी कमजोर और बेजान हो जाने वाली है, इसमें कोई जान नहीं रहने वाली है, चिपट जाएगी। ठीक है, और इसी तरह के सेल को कहा जाता है फ्लैक्सिड सेल और इस कंडीशन को कहा जाता है फ्लैक्सिडिटी। ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं बच्चों। अभी देखो एंडोऑस्मोसिस जो है ये एग्जैक्टली अपोजिट है। एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, बाहर का जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, जो लिक्विड है वो इनसाइड आता है सेल के, और अगर कोई भी चीज हम इनसाइड ले रहे हैं तो फिर वो जो चीज जिसने लिया है, फॉर एग्जांपल हमने लिया था बलून का, अगर बलून में आपने वाटर फिल किया देन बलून फूल जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, इसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो उसी तरह से अगर एंडोऑस्मोसिस हो रहा है यानी यहाँ पे सेल के इनसाइड अगर कोई लिक्विड फ्लूइड आ रहा है देन ये सेल मोटा होने वाला है, सूजने वाला है, फूलने वाला है। फूलने के बाद इसमें दो टाइप के प्रेशर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है टर्जिड प्रेशर और एक होता है वॉल प्रेशर। टर्जिड प्रेशर क्या होता है बच्चों, अंदर जाने के बाद जो लिक्विड अपने आप के साथ हाथापाई करते हैं इसके कारण एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है जो होता है टर्जिड प्रेशर। वॉल प्रेशर क्या होता है बच्चों, आपने अगर बलून में पानी फिल कर दिया, बलून टाइट हो जाता है, देन जो बलून के वॉल्स होते हैं ये काफी टाइट हो जाते हैं, ये होता है वॉल प्रेशर। और ये वॉल प्रेशर और टर्जिड प्रेशर दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, इनकी जो वैल्यू होती है सेम होती है, सिर्फ इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सब भी हमने देख लिया था, एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं हम इन सब चीजों का। अभी ये भी देखा था हमने कि सेल वॉल है, देन उसके जो फॉर्मूलाज वगैरह थे ये सब देखे हमने। चलो 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 बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी में हमने देखा था। डीपीडी क्या था बच्चों, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसका मतलब था पानी पीने की प्यास, यानी सेल और कितना लिक्विड ले सकता है इसकी कैपेसिटी, जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन ओपी एंड टीपी। ओपी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपी क्या है, टर्जिड प्रेशर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है इसका मतलब है कि सेल कितना पानी पी सकता है, या फिर इसी को डीपीडी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अभी हमने इस इक्वेशन में कुछ मैथमेटिक्स में जैसे हम करते हैं प्रूफ दैट करने के लिए, उसी तरह का कुछ रिप्लेसमेंट्स किया था। ठीक है, चलो ये सब लास्ट लेक्चर में हमने ले लिया है बच्चों डिटेल में, बस आपको आगे वाला का लिंक लगे इसलिए इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। ओके, अभी टीपी का इंपॉर्टेंस क्या है। टीपी यानी क्या है बच्चों, टर्जिड प्रेशर। अभी आपको ये सब जो पार्ट है ना बच्चों, इसे इमेजिन करना है। यू आर वेरी गुड इमेजिनेटर, हम सब अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। टर्जिड प्रेशर जिसे हम टीपी कह के डिनोट करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप देख रहे हो ये एक सेल है जो कि फूला हुआ है, यानी एक टर्जिड सेल है जिसने अपनी कैपेसिटी के बराबर जितना वो कैपेसिटी है उसमें उतना पूरा पानी पी लिया है और अब ये फूल गया है। अब इस सेल में क्या होता है बच्चों, अंदर तो काफी सारा लिक्विड भरा पड़ा है, टर्जिड प्रेशर भी ऑलमोस्ट है इसके पास, जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना। अभी मैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस टर्जिड प्रेशर का। अगर आपने इसके अंदर का सारा लिक्विड निकाल दिया, ठीक है, अगर इसमें का जो लिक्विड है अगर ये लिक्विड निकल जाता है बच्चों, देन सेल कौन सी कंडीशन में आता है, फ्लैक्सिडिटी के कंडीशन में। फ्लैक्सिडिटी में क्या होता है, सेल का जो आकार है ये खराब हो जाता है। जैसे आप लोग किशमिश खाते हो बच्चों, रेजिन्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, अंगूर को सुखाने के बाद वाला स्टेप होता है ये हमारी जो हम किशमिश खाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने फ्रेश वाला ग्रेप लिया, फ्रेश वाला अंगूर लिया, देन आप देख पाते हो कि उसका जो शेप है ऐसा फूला हुआ है, सर्कल है, राउंड है, बराबर ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं है। इसी के अपोजिट में अगर आप लोगों ने कहीं से किशमिश लिया तो आप देख पाते हो उसका कोई शेप इवन होता ही नहीं है, ऐसी मुरझाई हुई सी सूखी हुई सी होती। तो सेम वैसी ही कंडीशन होती है
अगर कोई टर्जिड सेल से फ्लैक्सिड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और यही इंपॉर्टेंस है हमारे टर्जिड प्रेशर का कि हमें सेल का शेप मेंटेन करना है, सेल के इनसाइड प्रेशर जो है इसे मेंटेन करना है। भी देखो बच्चों, सेल में कोई हड्डी नहीं होती, जिस तरह हमारे बॉडी में हड्डियां, इसलिए हमारा एक प्रॉपर शेप बना हुआ है, हमारा हाथ टूट के कहीं गिर नहीं जाता या फिर हम इसको रोल करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास हड्डी है, बोन्स है हमारे बॉडी में। सेम अगर सेल्स की बात की जाए तो सेल के पास ऐसा कोई हार्ड वाला स्ट्रक्चर होता है क्या? नहीं होता। सो टू मेंटेन द स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करना, सेल का शेप मेंटेन करना, उसके अंदर जो फ्लूइड्स है उसमें प्रेशर मेंटेन करना, इन सभी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है टर्जिड प्रेशर। ठीक है, अब आपको बुक में इसके अंदर इस वाले टेक्स्ट में एक वर्ड है जो है नॉन वुडी स्ट्रक्चर। नॉन वुडी स्ट्रक्चर का वही मतलब होता है कि अगर कोई एक पार्ट है या फिर कोई एक सिस्टम है जिसमें कोई भी हार्ड वाला सपोर्ट नहीं है, ठीक है, स्ट्रांग वाला सपोर्ट। जैसे हमारे बॉडी के लिए एक स्केलेटल सिस्टम है जो हमारा एक वुडी स्ट्रक्चर है, जो हमारे बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप देता है और सपोर्ट देता है। उस तरह से सेल के पास कुछ होता है कि नहीं? सो दैट्स वाई अगर किसी नॉन वुडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है सो वहां पे टर्जिड प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट होता है, और यही है इंपॉर्टेंस ऑफ टीपी। चलो एक बार देख लेते हैं कि कुछ छूट तो नहीं गया हमसे। भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब हमने जो भी देखा ये सब टर्जिड प्रेशर की इंपॉर्टेंस है। एक और बात आती है कि अगर इसे कि जो टर्जिड प्रेशर है इसके कारण जो सेल का शेप मेंटेन होता है ये अल्टीमेटली इफेक्ट प्रोड्यूस करता है सेल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी। सो अगर सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेटर चाहिए सो वहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि टर्जिडिटी वाली कंडीशन या फिर टीपी जो है इसका ये मेंटेन रहे। ठीक है, चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। अभी हमें देखना है आगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। हमने ऑस्मोसिस का प्रोसीजर देखा। ऑस्मोसिस के प्रोसीजर में क्या हो रहा था बच्चों? ऑस्मोसिस के प्रोसीजर में लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो रहा था, और इसी प्रोसीजर को कहा जाता है ऑस्मोसिस। अब भाई ऑस्मोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों चाहिए, हमें क्या सेंड करना है लो से हाई की तरफ? सो बच्चों ऑस्मोसिस जो है इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये रूट से वाटर को, मतलब रूट को हेल्प करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। वाटर कहाँ से आने वाला है? सॉइल में से। सॉइल में से कौन से टाइप का वाटर आने वाला है? कैपिलरी टाइप का वाटर आने वाला है। सो ऑस्मोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? ऑस्मोसिस जो होता है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ से? सॉइल से रूट की तरफ एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है ये वाला प्रोसीजर। और क्या है? सेल अगर इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर ले देन अल्टीमेटली सेल में कौन सा प्रेशर प्रोड्यूस होने वाला है? टीपी या फिर टर्जिडिटी प्रेशर। इसी का मतलब क्या है कि सेल में कौन सी कंडीशन मेंटेन होने वाली है? टर्जिडिटी, सेल की टर्जिडिटी मेंटेन होने वाली है। ठीक है, चलो और एक क्या बात होती है बच्चों ऑस्मोसिस के अंदर? ऑस्मोसिस के कारण सेल के अंदर जो इंटरनल ट्रांसफर होता है लिक्विड का, ये भी होना पॉसिबल हो जाता है कंटिन्यूअसली। कहीं पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, कहीं पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है। सो यहाँ पे लो टू हाई इस तरह का कंटिन्यूअसली क्या चलते रहता है? सिस्टम चलते रहता है। एंड दैट्स वाई ऑस्मोसिस आल्सो हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सेल्स के अंदर, मतलब एक सेल से दूसरी सेल में वाटर का ट्रांसफर करने के लिए भी ये वाला जो प्रोसीजर है हमारा ये हेल्प करता है। ओके, और इसी के कारण क्या होता है बच्चों? सेल में कोई सूखा वगैरह जो पड़ता है ना, यानी कि अगर काफी ड्राई कंडीशन है, मिट्टी में पानी ही नहीं, काफी हेवी समर है, सो इस टाइप के जो क्या बोलने वाले हम इसको, कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं जो कि हमारे प्लांट के से हेल्थ के लिए या फिर उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट या फिर सुटेबल नहीं होते। सो उस टाइप के जो कंडीशन होते हैं उसमें हेल्प करता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण जो एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं, इस एक्सट्रीम कंडीशन में भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर का ट्रांसफर अच्छे से कर पाते हैं। अभी एक्सट्रीम कंडीशंस कौन कौन से बच्चों? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई एक्सट्रीम कंडीशन की बात आए तो हमें एक क्राइटेरिया याद रखना है, वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जितना चाहिए उससे हाई है या फिर जितना चाहिए उससे लो, ये दोनों भी एक्सट्रीम कंडीशन है। ठीक है, अभी देखो बच्चों, अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा है यानी सूखा पड़ा हुआ है, देन इस कंडीशन को कहा जाता है ड्रॉट। सो ड्रॉट वाले कंडीशन में भी ऑस्मोसिस के कारण जो रूट के सेल्स होते हैं इसमें अच्छी तरह से वाटर का ट्रांसफर भी होता है और वाटर एब्जॉर्प्शन भी पॉसिबल हो जाता है। सेकेंड वाला है फ्रॉस्ट, इसका एकदम अपोजिट, यानी कि अगर टेम्परेचर काफी लो है देन भी ये वाली जो सिस्टम है हमारी प्रोसीजर है ये हेल्प करती है सेल के अंदर वाटर के मूवमेंट को। वेरी गुड, अभी चलो बच्चों आगे चलते हैं। आप लोगों ने एक कंडीशन देखा है बच्चों जिसे हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट यानी एक ऐसा प्लांट होता है जिसको अगर आपने ऐसे टच किया तो उसके जो लीव्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, है ना, जिसे लोकल लैंग्वेज में कोई तो भी एक अच्छा नाम है, आई थिंक
शर्मिला या ऐसा कुछ, ठीक है। एनीवे, सो टच मी नॉट प्लांट जो होता है ना बच्चों, इसे अगर आपने टच किया देन उसके जो लीफलेट्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। सो ये वाला जो प्रोसीजर है ये भी ऑस्मोसिस के कारण ही हो पाता है, ठीक है। ओके, चलो चलते हैं आगे। अभी हमने देखना है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बस सिंपल डिफ्यूजन ही है, बस इसमें एक मेडिएटर होता है या फिर एक कैरियर होता है जो कि हेल्प करता है इस कंप्लीट वाले प्रोसीजर को। ओके, अभी इसके बाद देखना है आपको वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का जो सिंबल है इस तरह से त्रिशूल का होता है, जिसे साई कहा जाता है। स्टार्ट होता है पी से, PSI, साई, ठीक है। ये सिंबल हमारे वाटर पोटेंशियल का। अभी बच्चों वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल, अभी कोई भी अगर थर्मोडायनेमिक्स की माने हम, तो कोई भी जो सिस्टम होती है उस सिस्टम में कुछ फ्री एनर्जी होती है, और इस फ्री एनर्जी का काम ही होता है कि भाई इस वाले सिस्टम में जो कुछ भी काम चल रहा है, या फिर हर कोई काम तो ऐसा प्लान नहीं होता, कोई काम ऐसा होता है जो हो ही जाता है। काम करने के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है, और कोई भी काम करने के लिए ये जो एनर्जी का स्टोरेज रखा हुआ होता है इसे कहा जाता है फ्री एनर्जी, ठीक है। इन केस ऑफ केमिकल्स इसे बोलने वाले हम केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल पोटेंशियल, और इसी टाइप की एनर्जी जो वाटर के सिस्टम में होती है इसे बोला जाता है, इसे कहा जाता है वाटर पोटेंशियल, ठीक है। सो ये क्या होता है बच्चों? ये होता है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि सेल के अंदर या फिर किसी सिस्टम के अंदर काम करने के लिए रखी हुई होती है, ठीक है। चलो इसको डिटेल में देख लेते हैं जैसे आपके बुक में दिया है। फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ केमिकल सिस्टम इज कॉल्ड एज केमिकल पोटेंशियल। अगर फ्री एनर्जी केमिकल सिस्टम के लिए है, किसी केमिकल सिस्टम के लिए है, देन इसे हम बोल सकते हैं कि भाई ये केमिकल पोटेंशियल है, ठीक है। अगर यही वाली जो फ्री एनर्जी है या फिर यही वाला जो केमिकल पोटेंशियल है, अगर हम ये वाटर के बारे में कह रहे हैं या फिर वाटर के केमिकल पोटेंशियल के स्टडी कर रहे हैं, देन इसे हम बोल सकते हैं कि ये है हमारा वाटर पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद में अब इतना समझ में आ गया बच्चों, इसमें कुछ है भी नहीं, बस इतना ही है कि जो फ्री एनर्जी होती है किसी केमिकल सिस्टम में इसे केमिकल पोटेंशियल कहा जाता है। यही केमिकल पोटेंशियल अगर वाटर के बारे में हम बोल रहे हैं देन इट इज वाटर पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या होता है? वाटर पोटेंशियल होता है। और जब भी हम कोई एक ऐसा तरह का पोटेंशियल, एनर्जी, प्रेशर वगैरह सब स्टडी करते हैं, इसका कोई ना कोई यूनिट होता ही है, ओके। हमारे वाटर पोटेंशियल का जो यूनिट होता है बच्चों ये होता है आइदर बार या फिर पास्कल या फिर एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो ऑलमोस्ट प्रेशर के यूनिट्स होते हैं वो सब यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम टू डिनोट द वाटर पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ बच्चों? काफी इजी टॉपिक है। इसके अंदर आपको मे बी डेफिनेशन आ सकता है स्मॉल आंसर्स में। इसके अंदर का जो डेफिनेशन तो क्या है, कुछ मुझे तो लगता है आपको याद ही होगा कि किसी भी केमिकल सिस्टम में जो फ्री एनर्जी होती है इसे कहा जाता है पोटेंशियल उस सिस्टम का। अगर हम ये फ्री एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं, किसी केमिकल सिस्टम की कर रहे हैं, तो ये होगा केमिकल पोटेंशियल। यही केमिकल पोटेंशियल अगर वाटर के बारे में स्टडी किया जा रहा है देन ये हो जाता है हमारा वाटर पोटेंशियल, सिंपल। और इसका जो यूनिट है इसको याद रखना है आपको। यूनिट में क्या आता है इसका? बार, पास्कल या फिर एटमॉस्फेयर। बच्चों ये जो स्लैश है ये पर यूनिट वाला नहीं है, ये और वाला स्लैश है, ठीक है। और है ये OR और। बार हो सकता है, पास्कल हो सकता है या फिर एटमॉस्फेयर हो सकता है, ये तीनों में से कोई भी एक यूनिट हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी डीपीडी बच्चों हमने पढ़ा था। डीपीडी क्या था? किसी सेल की पानी पीने की प्यास। डीपीडी हमेशा इक्वल होता है वाटर के पोटेंशियल से, बस यहाँ पे डिफरेंस आता है साइन का, ठीक है। ओके, सो देयर इज जस्ट अपोजिट साइन। डीपीडी जो होता है जो वाटर पोटेंशियल होता है बच्चों वो निगेटिव होता है एज कंपेयर टू द डीपीडी, ओके। अभी और हमने क्या देखा था इसके अंदर? यस, वो नहीं, ये देखा नहीं था, हम देखने वाले। जो हमारा वाटर पोटेंशियल है, अगर हम किसी प्योर वाटर के बारे में स्टडी करें, ठीक है, प्योर वाटर, देन प्योर वाटर के लिए जो वाटर पोटेंशियल है ये ऑलवेज 0 होता है अगर वाटर प्योर है तो, ठीक है। प्योर वाटर यानी क्या? जिसका pH एग्जैक्ट 7 होता है, जो एग्जैक्ट न्यूट्रल होता है ना बच्चों, वो है हमारा प्योर वाटर। एंड अगर प्योर वाटर की पोटेंशियल स्टडी की जाए देन इट इज 0।
अगर हमने हमारे प्योर वाटर में कोई भी सोल्यूट ऐड कर दिया, ओके, इफ वी ऐड एनी सोल्यूट यानी कि सॉल्वेंट में हम जो ऐड करते हैं, जैसे हमने पानी और नमक वाले एग्जांपल में देखा था कि पानी सॉल्वेंट है, नमक सोल्यूट है, यस। सो अगर कोई भी सोल्यूट इस वाले प्योर वाटर में ऐड कर दिया जाए, देन ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है हमारे साई की वैल्यू या फिर वाटर पोटेंशियल को। अभी देखो बच्चों, ऑलरेडी ये 0 था, 0 से भी अगर लेस जाना है, नीचे जाना है, देन इसका क्या मतलब होने वाला है, ये वैल्यू निगेटिव में जाने वाली है, ठीक है। सो वाटर पोटेंशियल निगेटिव हो जाता है अगर प्योर वाटर में कोई एक्स्ट्रा सोल्यूट हम ऐड कर रहे हैं तो। चलो, वेरी गुड। अभी हमने जितने भी अभी तक टर्म्स पढ़े, डीपीडी, ओपी, टीपी, इन सब के अल्टरनेटिव नाम हमारे पास है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। सो डीपीडी हमारा पानी पीने वाला प्यास था, थ्रस्ट था, इसी को हम आज बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। उसके बाद में ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो था, इसी को ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बस जो पी से प्रेशर आ रहा था उसको पोटेंशियल कर दिया, बाकी ओ का ऑस्मोटिक ही है, ओके। और जो टीपी था, जिसे हम बोल रहे थे टर्जिड प्रेशर, जो सेल के फूलने के बाद प्रोड्यूस हो रहा था, इसे प्रेशर पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। और जो प्रेशर पोटेंशियल होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, या फिर इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। चलो, अभी आगे हमें देखना है बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा वाला सिस्टम। ओके बच्चों, अभी आपको प्लाज्मोडेस्माटा पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। जब कोई दो सेल्स के बीच में एक छोटा सा ओपनिंग होता है ना, दो सेल्स के बीच में एक छोटा सा ओपनिंग, जहां से लिक्विड या फिर सॉल्वेंट मूव हो सकता है एक सेल से दूसरी सेल की तरफ, तो वो जो छोटा सा पोर ओपनिंग होता है इसे कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। अब अगर वाटर के मूवमेंट की बात की जाए अकॉर्डिंग टू द वाटर पोटेंशियल, ठीक है, अभी हमने जो देखा था ना बच्चों वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल की अगर हम बात करें, वाटर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू द मोर नेगेटिव पोटेंशियल। लेस नेगेटिव से कहा जाने वाला है ये मोर नेगेटिव की तरफ। इसी का क्या मतलब है कि हाई वाटर पोटेंशियल जहां पे हाई है वहां से लो की तरफ जाने वाला है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल हाई से लो की तरफ जाने वाला है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है बच्चों, जो दो सेल्स होते हैं उनके बीच में एक छोटा सा पोर या फिर छोटी सी ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू एक सेल में का जो लिक्विड या फिर वाटर है दूसरे सेल में जा सकता है, इसे कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अगर लिक्विड को या फिर वाटर को एक सेल से दूसरी सेल की तरफ मूव होना है, तो ये एक इसेंशियल पार्ट होता है कि उन दोनों सेल के बीच में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो, यानी कि दोनों में जो वाटर का लेवल है, वाटर का पोटेंशियल, ये कम ज्यादा उनमें डिफरेंस हो। अगर दोनों में भी वाटर का जो पोटेंशियल है अगर ये सेम रहा, देन वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होने वाला। अगर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू किसी दो सेल के बीच में हमें वाटर का लेन देन करना है, देन ये काफी जरूरी है कि वहां पे डिफरेंस होना चाहिए, किसमें, वाटर पोटेंशियल में। हमारा जो साई था इसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, तभी वहां पे वाटर का एक्सचेंज होने वाला है या फिर आगे बढ़ने वाला है, ओके। अभी हमें नेक्स्ट देखना है दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, और इस वाले के ऊपर आपको शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आ सकता है दैट राइट अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है देन सिंपल, आपको मैंने यहाँ पे काफी शॉर्ट में लिखा है। अगर आपको 2 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है देन आपको यही वाले 3 पॉइंट ही लिखने हैं, बस थोड़ा सा सेंटेंस कंप्लीट बनाना है, ठीक है। कैसे? फर्स्ट है हमारा कैपिलरी वाटर। आप ऐसा कर सकते हो कि हेडिंग दे दिया कैपिलरी वाटर का और उसके नीचे लिख दिया कि वाटर एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द कैपिलरी वाटर इफ कैपिलरी वाटर इज प्रेजेंट इन अबंडेंट क्वांटिटी, यानी सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर कैपिलरी वाटर प्रेजेंट है देन ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। इफ देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ और देयर इज लेस प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी वाटर देन देयर विल बी रिडक्शन इन द एब्जॉर्प्शन। मतलब अगर वहां पे कैपिलरी वाटर का अमाउंट कम है देन एब्जॉर्प्शन भी वहां पे कम ही होने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट के लिए आपको लिखना है अबाउट द टेम्परेचर, तो आप एक हेडिंग दे दीजिए टेम्परेचर और उसके आगे लिख दीजिए कि इफ द टेम्परेचर ऑफ सॉइल, अगर मिट्टी का टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है, 20 से 30 डिग्री के सेल्सियस के बीच में है, देन वहां पे बेटर एब्जॉर्प्शन होता है या फिर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाता है वाटर का। अगर टेम्परेचर इस रेंज से हाई होता है या फिर लो होता है देन वहां पे एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है या फिर
देन देयर इज इफेक्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ये होगा आपका सेकेंड पॉइंट। उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सो इसको भी आप एक हेडिंग दे सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। उसके अंदर लिखना है आपको कि अगर मिट्टी में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है देन ये क्या कर लेते हैं, वाटर के साथ कंबाइन वाटर बना लेते हैं या फिर वाटर के साथ बाइंडिंग कर लेते हैं और वहां पे इफेक्ट प्रोड्यूस होता है सीधे एब्जॉर्प्शन पे। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्लांट के हेयर रूट्स हैं, ठीक है, ये हेयर रूट का जो बाहर वाला सेल वॉल होता है ये क्या करता है, यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इतने सारे सोल्यूट है, इसमें से मुझे वाटर का सोल्यूट लेना है या फिर मुझे वाटर लेना है, फिर मैं क्या करूँ। और ये क्रिएट करता है इफेक्ट कि यहाँ पे वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है यही कम हो जाता है। ठीक है, सो अगर इस वाला क्वेश्चन आता है सो आपको 3 हेडिंग्स देने हैं। फर्स्ट वाले हेडिंग में आने वाला है कैपिलरी वाटर, सेकंड वाले हेडिंग में आने वाला है टेम्परेचर एंड थर्ड में आने वाला है सोल्यूट्स इन द सॉइल। सो अगर सोल्यूट का अमाउंट सॉइल में ज्यादा है देन ये निगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब कि वाटर का एब्जॉर्प्शन ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। एक फोर्थ वाला जो पॉइंट है ये है अबाउट द एयरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सो इसके अंदर भी आप फोर्थ वाला पॉइंट डाल के वहां पे लिख सकते हो कि एयरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी में हवा कितनी है। अगर आपने ये 2 इमेजेस देखी बच्चों तो देखो सिंपल, ये भी मिट्टी ही है और ये मिट्टी है, बस ये वाली जो मिट्टी है लोगों ने चल चल के इसको दबा दिया है, चपटा कर दिया है, और ये वाला जो मिट्टी है ये किसी खेत का है जहां पे अभी अभी हल चलाई गई है। सो अगर इस तरह के मिट्टी में अगर आपने वाटर को ऐड किया या फिर आपने वहां पे वाटर डाल दिया तो आपको क्या लगता है कि कौन से वाले मिट्टी में वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने वाला है? यस, अगर आपने यहां पे वाटर फेंक दिया तो ये मिट्टी क्या कर लेती, तुरंत वाटर को एब्जॉर्ब करने वाली है। सेम यहां पे भी होने वाला है। सो इसका क्या मतलब है, अगर सॉइल में एयरेशन अच्छा है, ठीक है, एयरेशन अच्छा है यानी कि मिट्टी खिली खिली हुई सी है, इस तरह से काफी कॉम्पैक्ट नहीं है, देन ये भी इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला है वाटर के एब्जॉर्प्शन पे। सो इफ द सॉइल इज एयरेटेड का मतलब है अगर हल चलाई हुई सॉइल है इस तरह की या फिर लूज सॉइल है देन वहां से क्या होने वाला है बच्चों, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है काफी बेटर होता है एज कम्पेयर टू दिस काइंड ऑफ सॉइल। ठीक है, अगर कोई सॉइल काफी चल कर या फिर काफी कॉम्पैक्ट है सो वहां से जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला अच्छी तरह से एज कम्पेयर टू एयरेटेड। सो ये हो गया आपको पॉइंट नंबर 4 और आपको मिल जाते हैं 2 आउट ऑफ 2। वेरी गुड। चलो इसके बाद में हमें नेक्स्ट वाली कंसेप्ट देखनी है जिसे कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। भैया अब ये प्लाज्मोलाइसिस क्या है? तो बच्चों देखो जो लाइसिस का मीनिंग होता है ना, इसका मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक डाउन या फिर खो देना। प्लाज्मोलाइसिस, सो अगर किसी सेल से प्लाज्मा निकल रहा है देन ये हमारा प्लाज्मोलाइसिस। अभी प्लाज्मा क्या है बच्चों, जो सेल के इनसाइड जो भी लिक्विड प्रेजेंट होने वाला है ये हमारा प्लाज्मा। सो अगर किसी सेल के अंदर वाला लिक्विड बाहर जा रहा है इस प्रोसीजर को हम क्या बोलने वाले बच्चों, मैं आपको डायग्राम बता के एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अगर किसी सेल से कोई चीज बाहर जा रही है देन इस वाले प्रोसीजर को हम क्या बोलने वाले हैं, इस वाले प्रोसीजर को हम बोलने वाले हैं एक्सोऑस्मोसिस। एग्जिट हो रहा है ना बच्चों, ये एक्सोऑस्मोसिस। ओके, एक्सोऑस्मोसिस। सो अगर किसी सेल के अंदर से, लिविंग सेल लेना है बच्चों, मरा हुआ सेल नहीं चाहिए हमें, जिंदा वाला सेल चाहिए। सो अगर किसी लिविंग वाले सेल के अंदर वाला प्लाज्मा को सुन के कंफ्यूज नहीं होना, प्लाज्मा यानी किसी सेल के अंदर वाला जो लिक्विड होता है ना बच्चों, बस वही है हमारा प्लाज्मा। सो किसी सेल के अंदर वाला प्लाज्मा अगर बाहर की तरफ जा रहा है इस प्रोसीजर को कहा जाता है एक्सोऑस्मोसिस। एंड प्लाज्मोलाइसिस में अभी हम स्टडी कर रहे हैं। सो प्लाज्मोलाइसिस के लिए काफी जरूरी है कि हम जो सेल स्टडी कर रहे हैं ना बच्चों, जिंदा होना चाहिए, मरा हुआ सेल नहीं चलने वाला। ठीक है, सो सेल के अंदर वाला प्लाज्मा अगर बाहर जा रहा है ये आपका एक्सोऑस्मोसिस। अभी अगर किसी सेल के अंदर वाला लिक्विड आपको बाहर भेजना है सो उस सेल के कांटेक्ट वाला जो मीडिया है कैसा होना चाहिए, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। सो हाइपरटोनिक। अगर आपने कोई एक सेल, जिंदा वाला सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चों, कहां से कहां जाने वाला है, फ्रॉम
सो अगर बाहर वाला जो सोल्यूशन है ये अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, देन हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या करता है बच्चों, सेल के अंदर वाला जो कुछ भी लिक्विड होता है ना, इसको बाहर खींच के ले लेता है, और बाहर खींचने के कारण यहाँ पे हो गया एक्सोस्मोसिस, और जो सेल है ये क्या हो गया, फ्लैक्सिड, यानी इसके अंदर जो कुछ भी था ये इसने खो दिया है। और यही होता है प्लाज्मोलाइसिस में कि एक्सोस्मोसिस इन द लिविंग सेल व्हेन प्लेस इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी एक सेल रख रहे हैं, देन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होने वाला है, सेल श्रिंक हो जाता है, सूख जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाला जो लिक्विड है बाहर की तरफ चला जाता है। ठीक है, सो ये क्या था हमारा बच्चों, ये था हमारा प्लाज्मोलाइसिस। अभी इसका सिंपल वही लॉजिक है जो हमने ऑस्मोसिस में देखा था कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे डिफ्यूजन में हमने देखा था हाई से लो की तरफ जाता है और इसमें लो से हाई की तरफ जाता है। तो सेल के अंदर वाला जो प्रेशर था ये लो था, और जो बाहर का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था इसमें प्रेशर हाई था। सो लो से हाई की तरफ चला गया और यहाँ पे हो जाता है ऑस्मोसिस, और सेल की बाहर लिक्विड जा रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है एक्सोस्मोसिस। सो प्लाज्मोलाइसिस क्या है बच्चों, लिविंग सेल लेना है सबसे पहले। लिविंग सेल के अंदर क्या हो रहा है, जो प्लाज्मा है यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि एक्सोस्मोसिस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर वाला जो मीडिया है, जो सॉल्यूशन है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। सो द डेफिनेशन विल बी, जैसे एक्सोस्मोसिस इन लिविंग सेल। बच्चों यहाँ पे लिविंग सेल लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। लिविंग सेल कब होने वाला है, जब इसे प्लेस किया गया किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, देन। और इसी प्रोसीजर को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि सेल के अंदर वाला प्लाज्मा जो ये खो दिया है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अभी चलते हैं आगे। अभी जब देखो प्लाज्मोलाइसिस जो होता है, सो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है ना सेल का, ये श्रिंक हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट क्या है भाई, अगर आप लोगों ने किसी सेल का सेल वॉल निकाल दिया, ठीक है, सेल है, ये है इसका सेल वॉल, अगर इस सेल वॉल को आपने माइनस कर दिया बच्चों, तो अंदर जो बच रहा है ना एक थिन सी लेयर, और इसके अंदर सेल के ऑर्गेनेल, सेल का फ्लूइड या फिर प्लाज्मा, सो इस वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है हमारा प्रोटोप्लास्ट। सो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ सेल विदाउट द सेल वॉल। सेल ही होता है, बट इस सेल के बाहर वाली जो लेयर जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ये सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, देन सेल के अंदर वाला लिक्विड कहाँ जा रहा है, बाहर। सो अगर यहाँ का लिक्विड ही बाहर चला गया, देन अल्टीमेटली जिस वाले बैग में ये सब लिक्विड रखा हुआ था, ये वाली बैग श्रिंक हो जाएगी, यानी कि फ्लैक्सिड होने वाली है। सो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो हमारा प्रोटोप्लास्ट होता है ना, ये श्रिंक हो जाता है। श्रिंक हो जाता है यानी सिकुड़ जाता है। ठीक है, सो श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑकर इन द प्लाज्मोलाइसिस। क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस के बीच में ही जो अंदर का लिक्विड है ये सब बाहर चला जा रहा है। और प्रोटोप्लास्ट क्या है, इट इज अल्टीमेटली, आप बस कंसीडर करो कि ये एक आपके पास की प्लास्टिक की बैग है जिसमें आपने कुछ लिक्विड भर के रखा था। अभी आपने वो लिक्विड पूरा निकाल दिया, सो अब क्या होने वाला है, वो जो प्लास्टिक की बैग थी, प्लास्टिक की बैग सिकुड़ जाने वाली है। सो प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल विल श्रिंक। ठीक है, ये फ्लैक्सिड या फिर ये श्रिंक होने वाला है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अभी मैं आपको एक अच्छे से डायग्राम बना के दिखाती हूँ यहां पर ही, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, अभी देखो बच्चों, अगर मैं बनाती हूँ येलो वाले से कंप्लीट सेल वॉल बना रहा है हम, ये हमारी सेल वॉल। अभी हमें बनाना है इसका प्रोटोप्लास्ट, जो ब्लू कलर वाला है ना, ये प्रोटोप्लास्ट। सो ये एक नॉर्मल सेल है बच्चों, जिसके अंदर टर्जिड प्रेशर है और जो फ्लूइड है इसी के अंदर है। सो ये जो ब्लू वाला है ये हमारा प्रोटोप्लास्ट वाला लेयर। ठीक है, ओके। अभी बच्चों इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या है, मैं ग्रीन कलर से दिखाती हूँ कुछ डॉट्स। ये था हमारा सेल के अंदर वाला प्लाज्मा या फिर लिक्विड। ठीक है, सॉल्वेंट, लिक्विड, जो कुछ भी है। अभी हमने क्या किया बच्चों, इसी को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
अभी हाइपरटोनिक, अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट दिख रहे थे बट यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों की ये है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वेरी गुड। अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसलिए अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो से हाई की तरफ बढ़ रहा है। सो इसके अंदर जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है, जितना भी सोल्यूट है, ये बाहर आने वाला है। जो जितना भी मटेरियल है ये सब बाहर आने वाला है और वो आके कहाँ मिलने वाला है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अभी इसमें जितना भी ग्रीन मटेरियल है, ये वाला जो ग्रीन मटेरियल, ठीक है, ये सब बाहर की ओर चला गया, समझ रहे हो? यस, ये चला गया है बाहर की तरफ। अभी अगर ये पूरा ही, अगर ये सब कुछ एम्प्टी हो गया है बच्चों, ठीक है, एम्प्टी हो गया है, अभी इसमें कुछ बचा है क्या? नहीं, प्रोटोप्लास्ट एम्प्टी हो गया है। अब ऐसे कंडीशन में जो अंदर का प्रोटोप्लास्ट जो एक कंप्लीट सर्कल में था, ये सिकुड़ कर इस तरह से कुछ फ्लैक्सिड हो गया, चपटा हो गया, सिकुड़ गया। ठीक है, ये हो गया प्रोटोप्लास्ट। जो पहले सर्कल था वो अब इस तरह के कंडीशन में आ गया है। ठीक है, आपको एक लाइन दी गई है दैट ड्यूरिंग द प्लाज्मोलाइसिस प्रोटोप्लास्ट सेल श्रिंक एंड रेसिड्स फ्रॉम द सेल वॉल, और सेल वॉल से रेसिड यानी दूर हो जाता है। सो देखो बच्चों, ये है सेल वॉल और ये है हमारा प्रोटोप्लास्ट। ये आ गया ना बच्चों दूर सेल वॉल से, इसी का मतलब है कि ये सेल वॉल से रेसिड हो रहा है और जो सेल है अब ये कंप्लीटली फ्लैक्सिड होने वाली है। अभी भाई देखो, सेल वॉल की होती है, जो सेल है ना उसके लेयर को प्रोटेक्शन देने के लिए होती है। अभी जब अंदर का सेल ही सिकुड़ गया तो सेल वॉल ऐसे गोल मटोल रह के कुछ करने वाली है क्या? नहीं। सो अब यहाँ पे भी जो हमारा सेल वॉल है, ये सेल वॉल कैसा होने वाला है, ये भी इसी की तरह सिकुड़ कर इसी के शेप में आने वाला है। यानी देखो, जो एक सेल कंप्लीट गोल वाली थी इसके पहले, वो श्रिंक हो गई है और यही है हमारा प्लाज्मोलाइसिस। आई होप समझ में आएगा, काफी छोटी सी सिंपल सी प्रोसीजर है। चलो चलते हैं आगे। अभी अगर कोई प्लाज्मोलाइज सेल है बच्चों, से इसमें टीपी क्या होने वाला है? टीपी क्या था हमारा? टर्जिड प्रेशर। टर्जिड प्रेशर कब आता है? जब सेल फूला हुआ होता है। अभी जो हमारी प्लाज्मोलाइज सेल है, सो प्लाज्मोलाइज सेल कैसी बच्चों? सिकुड़ी हुई किसी बेजान सी, इसमें कोई लिक्विड है कि नहीं है। दैट्स वाई प्लाज्मोलाइज सेल में टीपी क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। एंड इसका डीपीडी मैक्सिमम होने वाला है, यानी कि इसका जो पानी पीने की प्यास है ये ज्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का पानी है क्या? नहीं, इसने सब कुछ खो दिया। दैट्स वाई इसका टीपी हमेशा 0 रहने वाला है। अभी अगर आपको इस प्लाज्मोलाइज सेल को टर्जिड सेल बनाना है, ठीक है, एक सेल है ये, हमने जो लास्ट वाला देखा था ना, ऐसा आड़ा टेढ़ा प्लाज्मोलाइज सेल। सो इस प्लाज्मोलाइज सेल को अगर टर्जिड सेल बनाना है, यानी फूला हुआ सेल बनाना है, तो क्या करना होगा? सिंपल भाई, वही ले लो, एक बीकर, एक फ्लैक्सिड सेल ले लिया हमने जिसके अंदर कुछ नहीं है पर ठीक है, और अब हमने इसके अंदर रखना है, हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में से रखना है। ओके, इसे हमने रख दिया एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों? ये वाला जो सेल है ये वापस से एब्जॉर्ब करने वाला है बाहर का लिक्विड। ठीक है, इसने वापस से बाहर वाला लिक्विड एब्जॉर्ब कर लिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद। और अभी ये क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे जो सिकुड़ा हुआ सेल था ये खा पी के अभी वापस से भारी भरकम होने वाला है, यानी टर्जिड होने वाला है। सो यहाँ पे हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? जो हमने लास्ट वाले में किया था, एक प्लाज्मोलाइज सेल थी, ठीक है, यानी कि जिसका जो कुछ था ये खो गया था, इसको वापस से इसने जो खोया वो पाकर दे दिया और अभी जो सेल है वापस से गोल मटोल हो गया। यानी हमने प्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन को रिवर्स किया, उल्टा किया, अपोजिट किया। दैट्स वाई इस वाले प्रोसीजर को कहा जाता है डी प्लाज्मोलाइज या फिर डी प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, और जो सेल होने वाला है इसको हम बोलने वाले हैं डी प्लाज्मोलाइज सेल। यानी जिस सेल के साथ प्लाज्मोलाइसिस हो चुका है, जिसके अंदर वाला लिक्विड बाहर चला गया था, उसे वापस से लिक्विड लाकर देना, यह है डी प्लाज्मोलाइसिस। और इस टाइप के सेल को हम बोलने वाले हैं डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ओके, चलो
अभी भाई जो प्लांट पार्ट देखना है हमें कि प्लांट के अंदर, ठीक है, हमने तो देखा कि जो रूट होते हैं, हेयर रूट होते हैं, ये वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट एग्जैक्टली इनका पाथ, इनका रास्ता कैसा होता है, सो ये देखना है आपको। सो देखो बच्चों, ये आपको डायग्राम दी गई है आपके बुक में। सो यहाँ पे दो रास्ते हैं जिसके थ्रू वाटर रूट्स में से होकर के जाइलम तक जाने वाला है। जाइलम क्या है बच्चों? जाइलम मेन वेन होती है जो वाटर को कैरी करती है, और फ्लोएम फूड को कैरी करती है, यानी वाटर प्लस मिनरल वगैरह जो होता है ये फ्लोएम के थ्रू ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी शूट तक जाता है। चलो ठीक है, अभी देखो बच्चों, यहाँ पे आपको इस वाले डायग्राम में दिखाई देने वाले हैं दो पाथ, एक है सिम्प्लास्टिक पाथ एंड एक है अपोप्लास्टिक पाथ। अभी अगर आप इन दोनों पाथ को अच्छे से ध्यान से देखो तो देखो बच्चों, जो सिम्प्लास्टिक वाला पाथ होता है ये क्या करता है, हेयर रूट से होते हुए अंदर जाने वाला है, अंदर की तरफ। ये देखने नहीं वाला कि भाई बीच में सेल है या नहीं है, बीच में चाहे जो कुछ भी आए, ये उसे चीर करके नदियां तूफान वगैरह सब झेल करके वहां से होते हुए सीधा जाइलम तक पहुंचने वाला है। यानी ये वाला जो पाथ होता है ये सेल के बीच में से भी होकर के गुजर जाता है और जाइलम तक पहुंच जाता है। पेरिसाइकिल को भी ब्रेक करके वहां से जाइलम तक जा रहा है। इसका अल्टीमेट एक एम ही है भाई, कुछ भी हो जाए, रास्ते में कोई भी आए, मुझे जाइलम तक जाना ही है। ये हो गया आपका सिम्प्लास्टिक पाथ। सेकेंड वाला जो है अपोप्लास्टिक पाथ। सो अपोप्लास्टिक पाथ के अंदर क्या होता है बच्चों, ये कोई भी सेल को ब्रेक नहीं करता, ये बेचारा काफी गरीब है, भोला मासूम है। ये क्या करता है बच्चों, दो सेल्स के बीच में, अभी देखो जितने भी सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एंडोडर्मिस सॉरी जो कॉर्टेक्स वाले सेल है ये थोड़े एरिएटेड होते हैं, यानी यहाँ पे काफी सेल्स के बीच में थोड़ी बहुत हवा होती है, एयर होती है, दैट्स वाई इसे एरिएटेड सेल कहा जाता है। अभी ये वाला जो है ना अपोप्लास्टिक पाथ, इसमें क्या होता है बच्चों, जो वाटर का पाथ है या फिर जो एब्जॉर्ब हुआ वाटर होता है ना, डायरेक्टली सेल को ब्रेक करके नहीं जाता, ये अपने लिए रास्ता खोजता है। कैसा रास्ता? ऐसा रास्ता जहां से उसे जाने के लिए रास्ता मिल जाए। ठीक है, कैसा? अगर इन दोनों सेल के बीच में थोड़ा बहुत एरिएशन है, थोड़ी बहुत एयर है, इसका मतलब यहाँ से वाटर होकर के जा सकता है। सो इस तरह का रास्ता ढूंढते ढूंढते हुए ये जो वाटर है ये फाइनली जाइलम तक पहुंचने वाला है। ठीक है, कहाँ पे? अपोप्लास्टिक में। सो अपोप्लास्टिक में क्या होता है, जहाँ पे एरेशन होता है या फिर सेल्स के बीच का जो गैप होता है वहां से वाटर होकर के जाने वाला है। और जो सिम्प्लास्ट वाला है इसके अंदर सेल को तोड़ ताड़ के ब्रेक करके जो वाटर है ये पास होने ही वाला है। सो ये था हमारा पाथवेज फॉर वाटर अपटेक बाय द रूट। इसका डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है, आप ट्राई करो इस डायग्राम की प्रैक्टिस करने की, कुछ भी है नहीं, मे बी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद में अभी हमने देखा था कि जो मैकेनिज्म्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन के, ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, यस, तीन होते हैं जो हमने देखे थे मैकेनिज्म में, इम्बिबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो ये जो तीनों भी प्रोसीजर है ना बच्चों, ये तीनों भी सीक्वेंस में होते हैं। फर्स्ट होता है इम्बिबिशन, सेकंड डिफ्यूजन एंड थर्ड इज ऑस्मोसिस। ठीक है, ये तीनों भी जो प्रोसीजर है ये एक के बाद एक सीक्वेंस में ही होते हैं। और कहाँ से होने वाले ये, इनका इनिशिएशन होता है रूट के हेयर से, यानी जो रूट हेयर होते हैं वहां से वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये तीनों सीक्वेंस से होकर के जाते हैं। और फिर इन्होंने जो कुछ भी वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ है इसे आगे की तरफ या फिर आगे की सेल में आगे की तरफ ट्रांसफर करने का काम किया जाता है। बस इनका सीक्वेंस अच्छे से याद रखना बच्चों। फर्स्ट है इम्बिबिशन, देन डिफ्यूजन एंड देन ऑस्मोसिस। ठीक है, सो ये सीक्वेंस कभी भी बिगड़ने नहीं वाला, हमेशा पहले इम्बिबिशन ही होने वाला है, उसके बाद डिफ्यूजन और उसके लास्ट में ऑस्मोसिस होने वाला है। ठीक है, ओके। अभी जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है बच्चों ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब पेड़ हमारे तरह नहीं होते प्लांट्स कि भाई चलो आज का तो खाना मिल गया ना, चलो अब आराम करो, अब कल का कल देखेंगे। नहीं, प्लांट्स कंटिन्यूअसली वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और अगर कोई भी प्रोसीजर कंटिन्यूअसली हो रही है देन वहाँ पे एक प्रेशर, एक एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, सो यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब हो रहा है रूट्स के थ्रू, एंड दैट्स वाई, और इसी कारण वहाँ पे रूट्स में एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है जिसे कहा जाता है रूट प्रेशर। क्या कहा जाता है? रूट प्रेशर। ठीक है, सो यही आपको दिखाया गया है कि भाई रूट प्रेशर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो प्लांट में जितने भी सेल्स है सब जिंदा सेल है यानी लिविंग सेल है, और ये लिविंग सेल कंटिन्यूअसली वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। और वाटर का कंटिन्यूअसली एब्जॉर्प्शन होने के कारण यहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी प्रोड्यूस हो रहा है। हाइड्रोस्टैटिक यानी वाटर के कारण प्रोड्यूस होने वाला प्रेशर।
एंड दैट्स वाई इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रूट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। अल्टीमेटली जो मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन का ये तो रूट करने वाले हैं एंड दैट्स व्हाई द रूट प्रेशर इज प्रोड्यूस। क्यों? ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो कंटिन्यूअसली वाटर के एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी आपको जो हमने अभी लास्ट डायग्राम में देखा था वही वापस से आपको एक बुक में छोटा सा डायग्राम दिखाया हुआ है कि पाथवेज क्या है वाटर के एब्जॉर्प्शन के। सो वही देखिए हमने अपोप्लास्ट है, सिम्प्लास्ट है। सिम्प्लास्ट में दो टाइप आते हैं, एक ही वैक्यूलर और एक है ट्रांसमेम्ब्रेन। इसके बारे में मैं जनरली तो क्वेश्चन नहीं आता है, बट आप बस इसको ओवरव्यू करके रख देना, क्या पता अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको आ ही जाए तो। ठीक है, चलो ओके है हमारे पाथवेज ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट, यानी इन पाथवेज को यूज करके हमारा जो रूट है ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी बच्चों इसके बाद हमें देखना है दैट मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है इसके कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। सो इसके मेनली 3 मैकेनिज्म होते हैं, मतलब 2 होते हैं और जो सेकंड वाला है इसमें और 2 सब टाइप होते हैं। तो देख लो बच्चों, फर्स्ट एक हमारा पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है और जो हमारा सेकंड है ये है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन के 2 टाइप्स हमें स्टडी करनी है, एक्टिव एंड पैसिव दोनों भी। अगर आप बोर्ड के लिए अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो इसके ऊपर आपको एक कंसेप्चुअल याद रखना है। आपको इसके ऊपर जनरली तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट अगर आता है तो आपको आपकी लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए। सो मेरा तो फोकस यही रहेगा आपके लिए कि आप आपका कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको कोई कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है, देन उसके ऊपर कैसा भी घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछा देन आप आपकी लैंग्वेज में सफिशिएंटली लिख पाते हो। बट अगर आप बस रट्टा मार रहे हो या फिर ये सोच के स्टडी कर रहे हो कि इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है, तो ये नहीं होने वाला। समझ के लो, मे भी हो सकता है कि इस वाला टॉपिक, इस वाले कंसेप्ट को अगर आपने इस वाले चैप्टर में समझ के लिया, ये आपको किसी और चैप्टर में भी काम आ सकता है, किसी और क्वेश्चन में भी काम आ सकता है। ये होता है क्योंकि हमारा जो बायोलॉजी है ये कंप्लीटली एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे मैकेनिज्म के साथ। मैकेनिज्म नंबर 1 है हमारा एक्टिव और एक है हमारा पैसिव। हम पहले स्टडी करते हैं हमारा छोटा वाला जो कि है हमारा पैसिव। अभी देखो बच्चों, जो पैसिव वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ना, ये काफ़ी ईजी है, यानी कि ये यहाँ पे कोई भी टाइप का एनर्जी प्लांट्स को वेस्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, यानी जो प्लांट है ये एब्जॉर्प्शन करने वाला है वाटर का, या फिर इसे जो कुछ भी चाहिए मिनरल्स वगैरह इन सभी को लेके, बस यहाँ पे इसे कोई भी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यानी एटीपी के मॉलिक्यूल्स को खर्च नहीं करना है। ये सब जो कोई भी प्रोसीजर है ये होने के पीछे अब एनर्जी तो चाहिए, ऐसा नहीं विदाउट एनर्जी कोई काम नहीं हो सकता। फिर इसके पास एनर्जी कहाँ से आने वाली है बच्चों? हमने एक कंसेप्ट देखे थे जो कि थी रूट प्रेशर, यानी कि रूट्स कंटिन्यूअसली एब्जॉर्प्शन करते हैं, इसके कारण एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोड्यूस होता है। और इसी तरह का ये वाला जो रूट प्रेशर है बच्चों, यही रूट प्रेशर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है इन केस ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन। सो पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो रूट प्रेशर क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी इस प्लांट में, इसी रूट प्रेशर का हेल्प लेके या फिर इसी रूट प्रेशर के कारण कंटिन्यूअसली वाटर का एब्जॉर्प्शन होते रहता है। और ये जो वाटर है, ये वाला वाटर पैसिव एब्जॉर्प्शन के कारण रूट से लेके शूट तक कंप्लीट ट्रैवल करता है। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है यहाँ पे कि यहाँ पे सनलाइट काफ़ी इसेंशियल है, कंटिन्यूसली ट्रांसपिरेशन चलते रहना चाहिए। ट्रांसपिरेशन है जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं उसी तरह प्लांट जो सांस लेते हैं इसी को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। सो अगर ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूसली चल रहा है, सनलाइट है, देन हमारा पैसिव एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूसली होता है, जिसमें कोई भी टाइप का एनर्जी का एक्सपेंडिचर यानी एनर्जी को खर्च नहीं करना पड़ता। जो कुछ भी रूट प्रेशर प्रोड्यूस होता है, इस रूट प्रेशर के कारण जो कुछ भी मटेरियल रूट ने एब्जॉर्ब किया है, ये रूट से लेकर तो शूट सिस्टम के एकदम अपर तक, यानी जहाँ तक भी प्लांट जितना भी लंबा है वहाँ तक ये जो कुछ भी एब्जॉर्ब किया हुआ मटेरियल होता है ये ट्रैवल कर पाता है। ओके, वेरी गुड। अभी बच्चों आगे आपको देखना है कि अभी एक कंसेप्ट बस याद रखना है जो आपको आगे वाले में डिफरेंशिएट करने में, आगे वाले मैकेनिज्म में आपको हेल्प करने वाली है। सो देखो बच्चों, पैसिव जो होता है ना, इसके लिए सनलाइट एंड ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूअसली जरूरी होता है। अब एक्टिव कब होने वाला है? सो बच्चों, जो भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है ना, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, यानी यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल का एक्सपेंडिचर, एटीपी मॉलिक्यूल को खर्च करना काफी जरूरी होता है। सो जनरली जो पैसिव वाला एब्जॉर्प्शन होता है ना, जो हमने फर्स्ट देखा इधर वाला, सो पैसिव वाला एब्जॉर्प्शन दिन के टाइम
टाइम में होता है। क्यों? क्योंकि डे टाइम में सनलाइट होता है, ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसके अपोजिट कंडीशन आती है अगर सनलाइट नहीं है, यानी कि नाइट के टाइम पे। सो जब नाइट का टाइम होता है, जब रात हो जाती है, तब प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट को मिस करते हैं। इसके पास सनलाइट होती है क्या? नहीं होती, बट फिर भी प्लांट को अपना लाइफ का प्रोसीजर तो स्टार्ट करना ही है, रखना ही है। सो इस टाइम पे क्या होता है बच्चों, जब भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है जनरली ये नाइट के टाइम पे होता है, जब सनलाइट वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है। दैट्स व्हाई इस वाले मैकेनिज्म में, इस वाले एब्जॉर्प्शन में एनर्जी को एक्सपेंडिचर यानी एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, जो कि है एटीपी मॉलिक्यूल्स। सो एटीपी मॉलिक्यूल्स को खर्च करके यहाँ एब्जॉर्प्शन किया जाता है इन केस ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अभी इसमें बच्चों दो टाइप है, ऑस्मोटिक और एक नॉन ऑस्मोटिक। सो ऑस्मोटिक वाला जो हमारा एब्जॉर्प्शन था, सो एटकिंस एंड प्रिस्ली नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1922 में इस वाली थियोरी को प्रपोज किया था कि एक्टिव में भी एक ऑस्मोटिक टाइप का एब्जॉर्प्शन होता है और इसके थ्रू जो है प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एट द टाइम ऑफ नाइट के टाइम पर। ठीक है, कौन कौन से वो ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वाली थ्योरी प्रपोज की? सो द थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन, सबसे पहले 1922 में आई थी ये थ्योरी, और इसे प्रिस्ली एंड एटकिंस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और इन्होंने क्या कहा था कि जो सॉइल में से वाटर है ये सॉइल से जाइलम तक जाता है एज पर द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कम ज्यादा होता है, इनके बीच में डिफरेंस होता है। सो इसके कारण क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो वाटर है ये ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम द सॉइल टू द जाइलम, यानी जमीन की मिट्टी में से निकल के जाइलम तक पहुंचने का जो रास्ता होता है ये क्रॉस कर पाता है, एंड द रीजन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही ये हो पाता है, ऐसा कहा था एटकिंस एंड प्रिस्ली ने 1922 में। ठीक है, अभी बच्चों इसी हमने देखा था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि था रूट प्रेशर, यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण ही जो रूट प्रेशर प्रोड्यूस होता। कहीं पर इन्होंने जो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की थी ये उस वाले बात से लिंक हो रही थी। ठीक है, अभी हमें देखना है नेक्स्ट वाला जो कि है नॉन ऑस्मोटिक साइकिल या फिर नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, जो कि क्रेमर एंड थाइमन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, क्रेमर एंड थाइमन, और इन्होंने ये दिया था इन 1959। ठीक है, 1959 में ये सेकेंड वाला उन्होंने कंसेप्ट था, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था कि वाटर जो है सॉइल में से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, बट ये होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक रोल प्ले करना नहीं होता, बस यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो जाता है, और इस एनर्जी के एक्सपेंडिचर के कारण ही यहाँ पे जो है वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, सो ये थे हमारे मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आपको मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन काफी सिंपल है। देखो बच्चों, एक बार हम इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो फर्स्ट वाला है पैसिव, पैसिव यानी यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए, कोई भी एनर्जी का खर्च नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली होने ही वाला है, और ये मेनली होता है एट द डे टाइम। ठीक है, डे टाइम में होते रहता है पैसिव वाला, इसमें कोई भी टाइप का एनर्जी का इन्वेस्टमेंट या फिर एनर्जी को खर्च नहीं करना पड़ता। सेकेंड वाला जो टाइप है ये था हमारा एक्टिव वाला। एक्टिव, अब जब भी एक्टिव वाला एब्जॉर्प्शन आता है यहाँ पे एनर्जी को खर्च करना ही पड़ता है, इट इज मैंडेटरी। ठीक है, अब एक्टिव वाले में एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। एक्टिव में और दो टाइप होते हैं, ऑस्मोटिक एंड नॉन ऑस्मोटिक। दोनों भी कंसेप्ट एक अलग अलग, मतलब दो अलग अलग साइंटिस्ट ने, सॉरी चार अलग अलग साइंटिस्ट ने, दो इधर और दो इधर। ठीक है, और वो साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, इसके ऊपर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, और काफी रेयर चांसेस है कि बोर्ड में इसके बारे में कुछ पूछा जाए। ठीक है, सो ये दोनों कंसेप्ट बाद में रखे गए कि भाई जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है जहाँ पे एनर्जी को खर्च किया जा रहा है, इसमें भी दो टाइप है, एक है ऑस्मोटिक और एक सेकंड वाला है नॉन ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक में क्या होता है, इसमें एज सच तो एनर्जी नहीं लगती, बट फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होती है। और ये क्यों होता है, यहाँ पे ऑस्मोटिक वाले में एक कंसेप्ट है बच्चों, इसे अच्छे से याद रखना कि कंटिन्यूअसली रूट प्रेशर है, यानी कंटिन्यूअसली रूट क्या कर रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अभी जब कंटिन्यूअसली कोई प्रोसीजर चलता है बच्चों, तो वहां पे क्या होता है, ग्रेडियंट यानी क्या होता है कि डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। अभी एक सेल में वाटर का अमाउंट अच्छी तरह से प्रेजेंट है, सेकंड वाले सेल में हो सकता है कि उसने उसके वाले वाटर को, एक तो है कि नेक्स्ट वाले सेल को दे दिया या फिर उसने खर्च कर दिया, यानी उसके पास अभी वाटर है कि नहीं है। सो ऐसे वाले कंडीशन में वो क्या करता है, उसके अगली वाली सेल जिसके पास वाटर है वहां से लेने वाला है। अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जहां पे कम ज्यादा अमाउंट होने वाला है ना, इसी को कहा जाता है ग्रेडियंट। सो जो हमारा ऑस्मोटिक टाइप आता है इस एक्टिव एब्जॉर्प्शन में,
सो इसका रीजन यहाँ पे एसएच एनर्जी खर्च नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ पे एसएच एटीपी पे एटीपी नहीं उड़ाए जा रहे, यहाँ पे यूज होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड वाला जो हमारा पार्ट है जो कि हमारा नॉन ऑस्मोटिक वाला, सो नॉन ऑस्मोटिक के अंदर आपको एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है। अभी यहाँ पे एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है ये कहाँ से आने वाला है? सो बच्चों जैसे कि प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसीजर चलती होती है ना, यानी वो सांस ले रहे हैं कंटिन्यूसली, सो रेस्पिरेशन के प्रोसीजर में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो फ्री करते हैं या फिर रिलीज करते हैं। उन्होंने रेस्पिरेशन के टाइम पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज किया है उसी एनर्जी को यूज करना है और बस इस वाले प्रोसीजर में लगानी है। ऐसे चलता है नॉन ऑस्मोटिक वाला जुगाड़, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कौन सा देख रहे हैं हम? एक्टिव वाला। एक्टिव में जो नॉन ऑस्मोटिक है इसमें एक्चुअल एनर्जी लगता है, ऑस्मोटिक में एक्चुअल एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ इसका काम चल जाता है। नॉन ऑस्मोटिक में एनर्जी चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है। अब नॉन ऑस्मोटिक में एनर्जी कहाँ से आती है? जब प्लांट ट्रांसपिरेशन या फिर उनका रेस्पिरेशन करते हैं, सो वहां पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसी जो एनर्जी को रिलीज किया गया है उसी एनर्जी को यूज किया जाता है इस टाइप में, उस एनर्जी को यूज करके यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन लिया जाता है या फिर किया जाता है। अभी यहाँ पे ये वाला जो रेस्पिरेशन है या फिर ये वाला जो एब्जॉर्प्शन है ये अफेक्ट करता है कोई फैक्टर से। कौन से फैक्टर है भाई जो नॉन ऑस्मोटिक को अफेक्ट कर रहे हैं? सो एक कंसेप्ट अभी याद रखो, नॉन ऑस्मोटिक जो है इसमें एनर्जी जो लगने वाली, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है बच्चों? ये एनर्जी आ रही है ट्रांसपिरेशन में जो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है उसको यूज करके। ट्रांसपिरेशन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? ओके, सबसे पहले कि ट्रांसपिरेशन के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, एनर्जी, ठीक है। देन अगर वहाँ पे ट्रांसपिरेशन में कुछ कम ज़्यादा होता है देन वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन पे, ठीक है। प्लस जो सॉइल होती है, सॉइल एरिएटेड चाहिए, यानी सॉइल खिली खिली चाहिए। अगर सॉइल में ही एयर नहीं होगी देन यहाँ पे कोई ना कोई इफेक्ट होने वाला है, और इफेक्ट यानी क्या कि नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जो है रिड्यूस होने वाला है। प्लस जो टेम्परेचर वाला देखा था हमने, यानी अगर सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल में प्रेजेंट अमाउंट ऑफ एयर या फिर सॉइल में जो हवा प्रेजेंट है, ये दोनों भी इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं हमारे नॉन ऑस्मोटिक वाले एब्जॉर्प्शन पर, ठीक है। सो ये थे हमारे मैकेनिज्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। आई होप कि आपको समझ में आओगे, इसमें कुछ है नहीं। अभी हमें मेन पार्ट की तरफ बढ़ना है जो कि हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, जिसमें हमें डिफरेंट काइंड के थियोरीज को स्टडी करनी है।